हाँ हेलो। देखिए डीपीएस नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 2 3 4 अच्छा ठीक है, इसमें देखते हैं। सिचुएशन ऐसा है कि आपको एक्स एक्सिस दिया हुआ है, बोलिए, इधर वाई दिया हुआ है और इधर कहीं जेड दिया हुआ है। बोलो जेड एक्सिस एक्चुअल में किधर होगा? तो बाहर की तरफ होगा, लेकिन मजबूरी है तो इसीलिए ऐसा तिरछा दिखाया जाता है। और आप जानते हैं कि ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 होना चाहिए, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए ना। ठीक है, कहता है कि दो पोजीशन वेक्टर्स हैं जिसमें से ए जो है वो 2i कैप है और बाबू बी जो है वो 3j कैप है। ऐसा ही ना है? ए कितना है? 2i कैप है एंड बी जो है वो 3j कैप है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, यानी ए को अगर आप ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। और चार जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें पहला ऑप्शन है इधर की तरफ और बोला है 2 यूनिट। बी नंबर ऑप्शन में इधर की तरफ और बोला है क्या? 2 यूनिट। सी नंबर ऑप्शन में इधर की तरफ है और इसको भी बोला है वो 2 यूनिट। ठीक है, हाँ। और डी नंबर ऑप्शन में ऊपर लिख देता हूं। डी नंबर ऑप्शन में खाली ऐसा लाइन खींच दिया है और खाली बोल दिया है इसको 2 यूनिट। आपको बताना है कि 2i कैप का सही रिप्रेजेंटेशन कौन होगा। 2i कैप कहना क्या चाह रहा है? मैग्नीट्यूड होगा 2 और डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस की तरफ। आपको पता होना चाहिए कि आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को यूज करने के लिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है। जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है और के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज होता है ना। तो 2i कैप का क्या मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड में वो 2 यूनिट होगा और डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस उधर ना है, तो इसमें से कौन सा है जो उधर की तरफ 2 यूनिट आपको दिखा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए है। अगला कहता है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी इज, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी, और इसमें भी 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कहता है इधर की तरफ है 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी कहता है इधर की तरफ है 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी कहता है इधर की तरफ है कितना? 3 यूनिट। और ऑप्शन नंबर डी कहता है इधर की तरफ है 3 यूनिट। कौन सा होना चाहिए? तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बी ना चाहिए। तो बाबू बी का मैग्नीट्यूड होगा 3 यूनिट और डायरेक्शन होगा जेड। जेड रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस के डायरेक्शन को। तो वाई एक्सिस का है ऊपर ना है, तो कोई ऐसा वेक्टर जो ऊपर की तरफ हो और उसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दिखाया जा रहा है, तो वो कौन सा है? तो वो यही ना है, तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा कहता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -4 वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया गया है किससे? -4 से। तो बताओ, ये तो हमने पढ़ा है, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे होता क्या है? अगर मान लो वेक्टर, ये कोई वेक्टर ए है और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा और डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। का मतलब हुआ ये हो जाएगा 2a। लेकिन अगर इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा और डायरेक्शन जस्ट पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा -2a। बोलो, इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स बढ़ जाएगा और डायरेक्शन जो होगा माइनस आने की वजह से जस्ट पलट जाएगा। तो आप मुझको बताइए कि ये जो 4 है, बोलिए, वो मैग्नीट्यूड को 4 टाइम्स बढ़ा देगा,
ए का मैग्नीट्यूड पहले कितना था? 2 था, अब हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 4 गुना बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सही है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8 यूनिट और डायरेक्शन जस्ट पलट जाएगा। डायरेक्शन पलट जाएगा का मतलब हुआ कि अब ये एक्स एक्सिस की तरफ ना दिखा के माइनस एक्स की तरफ दिखाएगा। और उतना भी दिमाग मत लगाइए, एक काम करिए, -4 रहने दीजिए और ए की जगह पे आप क्या लिख दीजिए? 2i कैप। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। तो अब तुम बताओ ना, क्या ये -8i कैप नहीं हो गया? इसका मतलब हुआ ये एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 8 यूनिट। नेगेटिव साइन जो है वो मैग्नीट्यूड का पार्ट होता है कि डायरेक्शन का पार्ट होता है? वो डायरेक्शन का पार्ट होता है। तो मैग्नीट्यूड होगा 8 यूनिट और डायरेक्शन होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसमें ऑप्शन कुछ कुछ दिया हुआ है, मैं लिखता हूं, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इधर की तरफ 8 यूनिट, ये सही है क्या? अच्छा, बी नंबर ऑप्शन में कहता है इधर की तरफ 8 यूनिट, ये सही है? बोलो। अच्छा, तो यही तो सही है, क्योंकि हमको 8 यूनिट मैग्नीट्यूड भी चाहिए था और डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ना होगा। -i कैप क्या बता रहे हैं? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सही है, यही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन नंबर सी या डी देखने की जरूरत ही नहीं है, उसे भी इसमें क्या क्या पता नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन अ प्लेन। ए और बी एक प्लेन में लाई करता है, ठीक है? तो उसको हम इस बोर्ड के प्लेन में चाहे तो बना सकते हैं। अनदर वेक्टर सी लाइज आउटसाइड दिस प्लेन। अच्छा, अब एक तीसरा वेक्टर है जो इस प्लेन में लाई नहीं करेगा। द रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी ऑफ दीज 3 वेक्टर्स कैन बी 0। क्या लग रहा है, इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या? कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? एक ही प्लेन में नहीं है इसीलिए ना। देखिए क्या है कि 3 वेक्टर्स के रिजल्टेंट के 0 होने का मतलब हुआ कि तीनों को जब सेम ऑर्डर में सजाया जाए तो हमको क्या मिल जाना चाहिए? एक ट्रायंगल मिल जाना चाहिए। जा तब ना, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, बोलो बाबू, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जहां से चले थे हम वहीं पे पहुंच गए, तब ना हम बोलेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन कह रहा है कि 2 वेक्टर तो प्लेन में है, तीसरा इसके प्लेन में नहीं है। तो तीसरा अगर प्लेन में नहीं है तो इस तीसरे को यहाँ से हटाइए और तीसरे को कुछ यूं मान लीजिए, समझ लीजिए कि तीसरा वेक्टर कुछ ऐसा है। किसी जिंदगी में रिजल्टेंट 0 होगा? बोलिए ना। और ये हमने पढ़ा भी है कि अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो कम से कम कितने वेक्टर चाहिए? 4 वेक्टर चाहिए। प्लेनर है 3 में काम चल जाएगा, ए बी सी। लेकिन अगर नॉन को प्लेनर हो गया तो कम से कम आपको चाहिए 4 वेक्टर, जिसमें एक ये है, दूसरा ये है, तो तीसरा इसके प्लेन के बाहर जाएगा। तो जाहिर सी बात एक चौथा चाहिए ना वापस ले जाने के लिए, तो कम से कम 4 वेक्टर चाहिए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। बोलो बच्चों, ये वाला हो गया गलत। कैन नॉट बी 0 सही बोल रहा है कि अगर 3 वेक्टर्स हैं जिसमें 2 को एक प्लेन में है और तीसरा इनके प्लेन के बाहर है तो इनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा। सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, यही वाला ऑप्शन सही होगा। अरे जहां से चल रहे हो घूम फिर के वहां पहुंचना भी तो चाहिए, ठीक है? हाँ सही है। अगला है लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा ना ए बी और सी का, बोलो बाबू, हाँ, जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के प्लेन में होगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर तीसरा वेक्टर ये है तो रे बच्चों रिजल्टेंट तब ये ना होगा पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के। क्या ये चीज ए और बी के प्लेन में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। लाइज इन द प्लेन ऑफ ए माइनस बी, ये भी बेकार है, मतलब हमको अपना सही आंसर मिल चुका है ना। ठीक है, अभी ए माइनस बी के पचड़े में हम कहीं पढ़ेंगे, तो बी नंबर ऑप्शन सबसे सही था। अगला कहता है अ सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स टेकन इन अ गिवन ऑर्डर गिव्स अ क्लोज्ड पॉलीगन। कुछ यूनिट वेक्टर्स को जब हमने सेम ऑर्डर में सजाया तो हमको क्लोज्ड पॉलीगन मिल गया। देन द रिजल्टेंट ऑफ
दीज वेक्टर्स इज अ, सुनिएगा, कुछ वेक्टर्स को जब हमने क्या किया बोलो ना, सेम ऑर्डर में सजाया तो हमको एक क्लोज्ड पॉलीगन मिल गया, तो बताइए ना इनका रिजल्टेंट कितना होगा? क्या इनका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होगा? ये तो बहुत बकवास कर रहा है, कभी भी वेक्टर्स का रिजल्टेंट स्केलर नहीं आता है। हाँ ठीक है, तो ये तो गलत, ये स्यूडो वेक्टर देख रहे हो कहाँ कहाँ कैसे कैसे घुमा रहा है अंग्रेजी बोल बोल के, देख रहे हो? हाँ, तो ये वाला भी नहीं होगा। यूनिट वेक्टर होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको बोला जाता है नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम लोग प्यार से जीरो वेक्टर भी तो कहते हैं, तो यही हो जाएगा। ठीक है, सुनिए, द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस P and Q इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देयर पॉजिटिव डायरेक्शंस इज। अरे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है कि उनका रिजल्टेंट मिनिमम हो जाता है? 180 डिग्री। आपने पढ़ा है 180 डिग्री पर रिजल्टेंट सबसे मिनिमम होता है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर इधर है ए, एक वेक्टर इधर है बी, हालांकि ये भी नहीं है, क्या है? पी क्यू ना है। एक वेक्टर इधर है P और एक वेक्टर इधर है क्या? Q। तो इसी केस में इनका रिजल्टेंट सबसे मिनिमम होगा, और कितना होगा? तो P माइनस Q होगा। जैसे इधर है 50 न्यूटन और इधर है 30 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 20 न्यूटन आएगा, मिनिमम रिजल्टेंट होगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के आपको मिलेगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा कितना बाबू? P माइनस Q, जो भी आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तुमको ये पाई बाई 4 और पाई बाई 2 और पाई बाई 5 भी सब समझ में आता है? पाई बाई 4 का मतलब कितना डिग्री? पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो पाई बाई 4 का मतलब हो जाएगा 45 डिग्री। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और पाई का मतलब होता है, हाँ तो बताओ रिजल्टेंट मिनिमम कब होता है? 180 डिग्री पे, का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज मैक्सिमम जब उनके बीच का एंगल हो 0 डिग्री। 0 डिग्री पर रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम होता है। जैसे मान लीजिए कि ए इधर है, अभी भी इधर ही है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होता है? हाँ, नॉर्मल ए प्लस बी हो जाता है, तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। अगला कहता है कि गिवन सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी आर 12, 5 और क्या 13 यूनिट रेस्पेक्टिवली, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0। नहीं नहीं, ये कुछ गलती से आया है, उसमें आपके वाले में भी है क्या? उसमें नहीं ना है, यहाँ गलती से आ गया। हाँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी आपको बताना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी आपको बताना है, बोलो। पाई बाई, ऐसा है क्या? अच्छा, इसको आपने कैसे बनाया है? पाइथागोरस थ्योरम। आपको याद होगा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते समय मैंने 2 ट्रायंगल्स बताए थे। एक ट्रायंगल कौन सा था बताओ? 3 था, 4 था, और याद है एक और मैंने बताया था जिसमें ये 12 था, 5 था और ये 13 था। तो जो होशियार आदमी होगा ना, वो तो ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये जरूर तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे। बोलिए ना। हाँ, जिसमें ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 12 यूनिट है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, और सी जो कि ए और बी को जोड़ के बनाया गया उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 13 है। तो देखो स्मार्ट स्टूडेंट ना फोटो बना के आंसर बता देगा। कैसे? तो वो इसको लिखेगा ए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बोलो? 12 यूनिट। वो इसको लिखेगा बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट। अरे भाई, तो जाहिर सी बात है यही ना रिजल्टेंट होगा, तब ना रिजल्टेंट सी होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 13 होगा। तब ना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 आ जाएगा। अंडर रूट 12 का स्क्वायर जो होगा 144, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 144 और 25 जोड़ के देखना 169 आएगा, एंड अंडर रूट 169 इज नथिंग बट कितना? 13। सही है। तो फोटो बना के हम बता देंगे कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, एक और बात है, सुन लो।
ऐसे ही थोड़े बता देंगे 90 डिग्री। एक का हेड है और दूसरे का टेल है, तो जब एक का हेड और दूसरे का टेल रहे तो 180 माइनस छोटा वाला एंगल होता है। अरे तो इससे क्या घंटा फर्क पड़ेगा? 180 माइनस छोटा वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 180 माइनस 90 डिग्री भी करोगे तो 90 डिग्री ही ना आएगा। या यूं कहें कि हम इस ए को खिसका के अगर आगे लेके जाते हैं तो ये होगा ए, ये होगा बी, 90 डिग्री ही ना आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? 90 डिग्री। लेकिन यहां से वहां तक कहीं 90 डिग्री तो लिखा ही नहीं है, पाई/2 होगा। पाई/2 जो होता है वो 90 डिग्री होता है। सही है। अच्छा, कोई और तरीका है क्या इसको बनाने का? इतने होशियार तो शक्ल से नहीं लगता है कि आप लोग हैं। आप लोग कर लिए थे ये? कितने लोगों ने कर लिया था ठीक इसी तरीके? सब झूठ बोल रहा है, सही बोल रहे हो? तो ये चीज तुमको याद आ गया था कि ये 12, 5 और 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किसी और तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला लगा लीजिए। हम जानते हैं कि रिजल्टेंट जो होता है, और इस केस में रिजल्टेंट कितना है? सी जो होगा वो अंडर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा। अरे होगा क्या? होगा। वैल्यूज पुट करिए, बताइए। सी की जगह कितना है? 13 है। अंडर रूट ए की जगह कितना है? तब 12 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखूं क्या मैं? 144 लिखूं। अब प्लस बी कितना है? बी 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिखूं। अब प्लस बताना तो 2 इंटू 12 इंटू 5 ना, और कॉस थीटा। हाँ, इधर आ रहा है आपका 13 और अंडर रूट ये 144 प्लस 169 होगा, और प्लस थोड़ा इसको काउंट करके बताओ कितना है? 120 आ रहा है। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? चलो ठीक है, मैंने लिखा 120 और ये हो गया कॉस थीटा। सही है। अच्छा, सबसे बढ़िया है कि स्क्वायर किया जाए। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करिएगा तो वो 13 का स्क्वायर 160, और इधर करिएगा तो ये घूंघट हट जाएगा, और 169 प्लस 120 और कॉस थीटा होगा। इसे एक कटेगा, इधर 0 आएगा। आप समझ रहे हैं? ये उधर जाके 169 माइनस 169 कितना बनाएगा? 0 बनाएगा। बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब है 120 कॉस थीटा बराबर 0 आ रहा है। बाबू मेरे, तो इसको भी लेके जाओगे इधर तो 0 ना हो जाएगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग जो होगा वो 0 होगा। तो कॉस थीटा बराबर 0 आ रहा है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री ही ना होगा। तो अगर मान लीजिए फोटो आप नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम फॉर्मूला तो आपको याद है ना, उसमें आप वैल्यूज पुट करिए, आपको थीटा मिल जाएगा 90 डिग्री। क्या बोलते हो? सही है। आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, चलिए, इस सेकंड तरीके से किसने किया था? आप लोगों ने सेकंड तरीके से किया था, और किसने दोनों तरीके से किया था? सही में है? बना के फिर काट दिया था। चलो कोई बात नहीं है। हाँ, इफ द सम ऑफ, चलिए शांति का परिचय दीजिए। इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स। अच्छा जी, 2 गो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यही होता है। हाँ ठीक है, तो 2 गो यूनिट वेक्टर है। और अच्छा, सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, यानी 2 यूनिट वेक्टर्स को जोड़ा जा रहा है, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर ही आ रहा है। आप समझे ही नहीं? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी, अब पता चला दोनों को जोड़ा गया तब भी मैग्नीट्यूड 1 ही आ रहा है। ऐसा कब होता है? कब ऐसा होता है कि 2 वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनका रिजल्टेंट भी उसी मैग्नीट्यूड का आ जाए? साफ नहीं पड़ रहा है सर, हैं? अच्छा बबुआ, परसों भेटाओ तुम हमसे, हैं? नहीं, कल का क्या है? कल तो असली एनकाउंटर तो परसों ना होगा। ये बताइए ना कि ऐसा कब होता है जब 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो
एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए हो, और उनका रिजल्टेंट भी ए ही आ जाए, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो 120 डिग्री। तेरे की फिर तो ना 0 0 सॉरी ए अगर 0 डिग्री पे 2a, 60 डिग्री पे √3a, 90 डिग्री पे √2a, 120 डिग्री पे a है। याद आ रहा है? 120 डिग्री पे a नहीं आया था, a आता है, और 180 डिग्री पे 0 आता है। तो देखो ये सब क्या है ना कि तुमको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तुमने कॉन्सेप्ट्स के साथ थोड़ा समय बिताया है, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर मुंह जबानी दिए जाते हैं। जैसा ही बोला कि 2 यूनिट वेक्टर है, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर ही आ गया, यानी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 1 होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 1 ही है। सीधा सीधा मतलब है कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। अभी देखो पूछ क्या रहा है तुमसे, बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, ओ ऐसा थोड़े बोल रहा है कि एंगल कितना है ये बताइए, ये बोल रहा है उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्या बोल रहा है? तो मान लो कि जो 2 यूनिट वेक्टर्स हैं वो ए और बी है, तो ए अगर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब बी अगर बाबू एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? और हमको पता चल गया कि थीटा 120 डिग्री होने वाला है। तुम चाहो तो ये भी 120 डिग्री तुम निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बोलो? सुनो, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा होगा। बोलो ना। मान लो वो तुमको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है कि 120 डिग्री पर ऐसा होता था, तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला लगाइए। बताइए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो भी तो एक यूनिट वेक्टर ही ना है, तो बताइए इसकी जगह क्या लिखा जाए? 1 लिखा जाए। अंडर रूट, तुमको समझ में आया मैंने 1 क्यों लिख दिया? कह रहा है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो अ, यानी सम करने से हमको जो भी वेक्टर मिलेगा वो भी एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और ये बताइए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, अब बोलो जल्दी। आइए cos थीटा हो गया, दोनों साइड स्क्वायर करें, स्क्वायर करने से इस पर कोई फर्क पड़ेगा? ये अभी भी 1 रहेगा, बोलो जल्दी। और ये देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + 2 cos थीटा, ऐसा होगा। ये उधर जाके इसको -1 बना देगा, तो बताइए 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1 हुआ। अभी cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, अरे बाबू तो थीटा बराबर 120 डिग्री ना होगा। तो आप चाहें तो फॉर्मूला लगाएं, मजदूरी करने का अगर मन है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे आदमी को तो देखते समझ में आ जाएगा कि एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। अरे बोलिए ना। हाँ, तो हमसे ये एंगल नहीं पूछा, हमसे पूछा है इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी हमको बताना है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये पढ़ा है हम लोगों ने, सुनिएगा 1 मिनट। वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और बाबू वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद आया? अरे ये तो फॉर्मूला है भाई। तो आइए हम लोग पुट करते हैं, लिखते हैं a स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब भी 1 स्क्वायर, लेकिन अब की बार माइनस आएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 और cos 120 डिग्री। कुछ बुझा रहा है ये? चलो ठीक है, अब सुनो, सुनना चाहते हो? हाँ सुनो। तो √1 + 1 कितना? 2 माइनस ये कितना? cos 120 डिग्री होता है -1/2। अभी 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये हो जाएगा √ कितना? 3। √3 यूनिट इज द आंसर। कोई है ऑप्शन जो √3 बता रहा हो? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखो जो बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होता है, ठीक है, वो कहीं एक लाइन इसमें कुछ भी सॉल्व करने नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? वो देखिए क्या करेगा। ऐसे लोग जो 720 में 720 लेके आते हैं, हाँ, वो लोग क्या सोचेंगे? जैसे क्या बाबू? देखो बीच में टूबको मत,
है ना। या तो कुछ बोलना है तो ऐसे बोलो कि हमको भी सुनाई दे, थोड़ा हम भी इंजॉय करें, हम भी तो आदमी हैं। मेरा भी तो मन है कि तुम लोग कुछ बोलो, हम भी थोड़ा हंस लें। तो तुम लोग टुभुक देता है, अपने में हंस लेता है ना जी। कोई चुटकुला बोलेगा? कौन कोई चुटकुला बोलेगा इसमें? कोई है इसमें? कोई भी जोक चुटकुला कुछ भी, कोई शायरी, कोई गाना, कोई है? सब सब हम ही करें। पैसा लिए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, इधर देखिए, सुनिए। 720 में 720 वाला आदमी देखो क्या सोचेगा और कैसे बिना कलम उठाए क्या बोल रहा है। 420 बोल रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हंसी आया। 720 में 720 लाने वाला, चाहे 360 में 360 लाने वाला क्या सोचेगा? पहला तो क्वेश्चन पढ़ेगा, पढ़ते उसको समझ में आ जाएगा कि एंगल कितना है, 120 डिग्री है। नहीं समझ में आया, अब वो देखेगा कि उसको करना है a माइनस बी। याद है तुमको मैंने कहा था a माइनस बी करने का मतलब हुआ a को रहने दो, b को पलट देना। माइनस बी का क्या मतलब हुआ? b को पलट देना है। तो इस b को, इसको अगर हम b मान रहे हैं, b को पलट देंगे तो वो ऐसा ना आ जाएगा, यानी वो कितने एंगल पर आ जाएगा? 60 डिग्री पे आ जाएगा। a और a 60 डिग्री पे, आंसर होगा √3a। कुछ समझ में नहीं आया? लाओ लाओ कलम लाओ, ये सब मन में होता है। हाँ देख लो, ये देखो, ये ए है और ये ए है। अरे बोलो ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर है ना है। मैंने इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी, मैं इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट इनका ए ही आ जाता है और एंगल तब 120 डिग्री होना चाहिए। ये तो कोई भी सोच लेगा। ये तो 720 में 520 लाने वाला भी सोच लेगा। नहीं, 520 भी आने के लिए इतना सोचना पड़ता है। तुमको क्या लग रहा है मजदूरी करके तुम लेके आओगे क्या? तुम्हारे पास इतना फुर्सत रहेगा? अरे 180 मिनट में 180 क्वेश्चन बनाना होता है। यू हैव ओनली 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। उतने देर में क्वेश्चन पढ़ भी लेना है, समझ भी लेना है, बना भी देना है। तो ये सब मजदूरी करके वो आता है, जिनका नीट क्वालिफाई होता है, चाहे जेई मेन क्वालिफाई होता है, इतना करने जाते हैं। वो तो मान लो कि मैंने तुमसे पैसा लिया है तो हमको बताना है कि इस तरीके से भी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में जाके ये सब करोगे, पहले 120 डिग्री ले आओगे, फिर उसके बाद ये करके ये ले आओगे, फुर्सत है इतना? तो तुम सोचो, अगर ये 1 है, ये 1 है तो 120 डिग्री होगा, तबे रिजल्टेंट 1 आएगा। लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है a माइनस बी कितना होगा। तो ये है a, ये है, ठीक है, b इसको बोला गया है। मैग्नीट्यूड भले दोनों का सेम है, लेकिन बोला तो इसको b गया है ना। तो माइनस बी ना करना है, माइनस बी करने का मतलब हुआ इसको क्या कर देना है? पलट देना है। तो पलट दोगे तो अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री था तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये है a और ये है माइनस बी। बोलो, इन्हीं दोनों का ना जोड़ना है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। समझ में आया? तो 60 डिग्री होता है तो a और a का √3a हो जाता है, यानी 1 का √3 1 होगा। √3 इंटू 1, √3 इंटू 1 का मतलब कितना है? हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनको मुश्किल से लगेगा 15 से 20 सेकंड समय। समझ रहे हो? वो बता देंगे कि इसका आंसर कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे ही नहीं, हम लोग सोचना भी सीखेंगे, कैसे सोचा जाता है ना। आगे बढ़ जाए क्या? चलो ठीक है। The vector sum of two vectors a and b is maximum। बक पागल बना रहा है, ये तो हम लोग अभी कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मैक्सिमम होगा जब, सॉरी, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा जब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, गलती से रिपीट हो गया है। ये भी कर चुके हैं क्या? नहीं नहीं, 1 मिनट, उसमें भी देखिएगा, उसमें भी ऐसा ही है। उसमें क्वेश्चंस अलग हैं। उसमें मतलब तुम कह रहे हो कि 10 नंबर क्वेश्चन अलग है, 11 नंबर अलग है, 12 नंबर अलग है। तेरे की, लाओ इधर लाओ।
तो 1 मिनट का समय दीजिए। कौन सा हम लोग बना रहे हैं? 8 नंबर। अच्छा, इधर देखो। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना? 2a एंड √2a। 2 वेक्टर्स हैं, 2a है और √2a है। अच्छा है। एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज कितना? फाइंड द वैल्यू। अच्छा, तो तुमको 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया है और उनके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड दे दिया है। जा, हाँ, तो तुमको बताना है कि बीच का एंगल कितना होगा। क्या बोलते हो? तो मान लो कि 2 वेक्टर हैं, जिसमें एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है? बोलो ना। अच्छा, एक काम करो, इसको स्मॉल ए बोल दो। क्या बोल दो? बोलो। इसका मैग्नीट्यूड 2 है। क्या बोलते हो? अरे कम से कम इतना तो हम लोग लिखेंगे ना कि क्या क्या दिया हुआ है। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना? 2 है। बढ़िया है। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना? √2 है। और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड दे दिया है कितना? √10 है। क्या बोलते हो? तो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है √a² प्लस, 1 मिनट रुकिएगा, हम लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी ना ले रहे हैं। हाँ ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab और cos थीटा हो गया। r की जगह पे आप लिखिए √10a। चलिए, a² का मतलब क्या हो गया? 4a² ना हो जाएगा? ये तुमको पच गया क्या? ओए, ये पच गया? चलो ठीक है। प्लस बताओ, b² का मतलब क्या हुआ? तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये तो 2a² ना हो जाएगा? तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। अच्छा, प्लस 2ab करे क्या? a की जगह पे रखना है 2a, अब b की जगह पे रखना है √2a, और फिर आएगा आपका cos कितना? थीटा। सही है। सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि आप दोनों साइड करिए एकदम स्क्वायर, इसे दोनों साइड का रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10a²। अरे बोलो, बराबर। इधर देखो, 4a² प्लस 2a² कितना?
6a²। चलिए वेरी गुड। एंड प्लस बताइए, 2 दूनी 4√2, 4√2a² इंटू कितना, cos थीटा। क्या बोलते हो? एक काम करो ना, 6a² को उधर लेके जाओ, तो 6a² को उधर लेके जाओगे तो 4a² ना होगा, और इधर में क्या बचेगा, 4√2a² cos थीटा इज इक्वल्स टू 4a² आया, a² से a² कट गया, 4 से 4 कट गया, और इधर क्या बचेगा, 1 ही ना बच जाएगा। और बाबू √2 को नीचे भेजिएगा तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। कौन बताएगा थीटा कितना आ रहा है? ये हो गया आप लोगों से? कितने लोगों से ये हुआ था पहले, कर लिया था उन्होंने? ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। इसमें तो कुछ था ही नहीं, फॉर्मूला ही तो लगाना था। चलिए ठीक है। हाँ ये सुनिएगा, सेल बोट है, सेल बोट का मतलब समझ रहे हो, जो हाँ चप्पू से चलने वाला नाव है। सेल बोट सेल्स 2 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 5 किलोमीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, एंड फाइनली हैज एन अननोन डिस्प्लेसमेंट। इफ द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। कुछ समझ में नहीं आया होगा तुमको क्या हो रहा है इधर। कितने लोगों ने ये बनाया, अपने से बनाया, खुद से आंसर लाया है? खुद से जिसका आया होगा वही हाथ उठाएगा। तुम्हारा खुद से आया है? तुम्हारा भी? और तुम लोगों का क्या है? किसी का नहीं आया है? ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये कुछ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ की बात कर रहा है कि नहीं, तो पहले हम लोग डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेते हैं कि किसको हम लोग ईस्ट मानेंगे, किसको हम लोग वेस्ट मानेंगे ना। तो हम लोग ना जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन यूज किया जाता है नक्शे में, बोलिए मैप्स में, वही हम भी यूज करते हैं, जिसमें ऊपर की तरफ क्या होता है बताइए, नॉर्थ होता है। कश्मीर ऊपर है ना, है कश्मीर इंडिया के किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। इधर हो जाता है आपका ईस्ट हो जाता है। बांग्लादेश हमारे ईस्ट में है, पाकिस्तानी सब किधर है, वेस्ट में है। साउथ तो समझते ही हो, साउथ हो गया। तो ये नक्शे में यूज होने वाला डायरेक्शन है, आप भी इसको ऐसे ही याद रखिएगा, NEWS। ये न्यूज हो जाता है, न्यूज, NE क्या, W, इस तरीके से आता है। जेड बना दीजिए। अच्छा मैंने कह रहा ये सर देखिए ये जेड है, ए पागल ये कौन सा जेड है रे? ठीक है, मतलब ऐसा इधर से जेड टाइप का बनाओगे, सही है बोल रहा मैं, टेढ़ा जेड है, टेढ़ा जेड है। तो जेड बनाओगे तो न्यूज बन जाता है। खैर ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे हैं ना, हम वैसे वैसे ड्रॉ करते चलते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि कहाँ गया है, 2 किलोमीटर कहाँ गया है, ईस्ट में। तो ईस्ट किधर है आपके डायरेक्शन के हिसाब से, उसको किधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। तो एक काम करिए, आप इसको 2 किलोमीटर ईस्ट चला दीजिए, यहाँ पहुंच गया। अब देखिए वो 5 किलोमीटर चलता है, लेकिन किधर, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, साउथ ऑफ, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ घूमना है आपको। बाबू ईस्ट इधर ही ना है, तो इधर से किधर घूमना है और कितना घूमना है, 37 डिग्री। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 किलोमीटर होगा। कितना होगा बच्चों, 5 किलोमीटर है। थोड़ा बड़ा दिखना भी चाहिए, हालांकि उतना बड़ा भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, 37। इसी को बोला जाएगा 5 किलोमीटर साउथ, नहीं नहीं बोलो, 5 किलोमीटर साउथ ऑफ, हाँ ईस्ट से साउथ की तरफ घूमिएगा 37 डिग्री। बोलिए बोलिए, हाँ। फिर बोलता है एंड फाइनली हैज एन अननोन डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एक अननोन डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा इसका, अननोन डिस्प्लेसमेंट होगा। और अल्टीमेटली पता चला कि इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को आपको सीधा सीधा मिलाना होगा। वो है 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कहां होगा, वो इसी लाइन पर होगा। जा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट तिरछा नहीं है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ है।
तेरे, यानी जरूर अब इधर से ये वापस लौट के गया होगा। वापस लौट के जाने के इसके पास इनफाइनाइट तरीके हैं। हो सकता है वो इधर चला गया हो, सीधा चला गया हो, उधर चला गया हो, ऐसे चला गया, लेकिन पहुंचना उसको इसी लाइन पर है। बोलो ना रे बच्चों। हाँ, तो अब आप एक बात बताइए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका है कहाँ? तो 6 किलोमीटर ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तो कितना है, तो 4 किलोमीटर और आगे उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो है ये 5 है और ये 37 है, तो ये कितना होगा? ये 3 होगा और ये कितना होगा? तो ये 4 होगा। ये हमने देखा है। ओ माय गॉड, इसका मतलब हुआ कि ये हो गया 2, ये हो गया 4, तो कितना हो गया? 6 नहीं हो गया। इसका मतलब है कि वो जो सेल बोट है वो फाइनली यहां आया है। नहीं, तो बताइए इसका थर्ड डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ होगा? थर्ड डिस्प्लेसमेंट एकदम सीधा हुआ होगा ना। आप समझे ही नहीं। तब ना वो यहां पहुंच जाएगा और उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यहां से लेकर यहां तक हम लोग 6 किलोमीटर बोल देंगे। तो जल्दी बताइए कि ये क्या है? 3 किलोमीटर ही ना होगा, ये सब किलोमीटर में है। तो बताइए तीसरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। इसका सही आंसर होगा 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। क्लियर है? 3 किलोमीटर ड्यू क्या? नॉर्थ। तो देखिए ये बहुत स्मार्ट स्टूडेंट जो होगा वो ऐसे बनाएगा, कहीं एक लाइन उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। बोलिए ना। लेकिन आप कुछ और तरीका जानना चाहते हैं कि सर अब इतना तो हम लोग सर नहीं सोच पाते हैं? आगे सोच लीजिएगा, इतना सोच लोगे? कुछ और भी तरीका जानना चाहते हो? हाँ ठीक है, तो आओ कुछ और तरीके हम लोग देखते हैं। होगा क्या कि अब हम ना इसको मान लेते हैं, फिर x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बाबू, क्या बोलो ना। तो -x ना होगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -y या y डैश आप लोग बोलते हैं, लेकिन होता तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस ही ना है। कुछ तो बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हर डिस्प्लेसमेंट को नाम देंगे। तो ये जो पहला डिस्प्लेसमेंट था S1, बोलोगे? हाँ, पहला डिस्प्लेसमेंट जो था वो क्या था? S1 था, उसका नाम होगा 2i कैप। और किलोमीटर में है, मैं बार बार किलोमीटर नहीं लिख रहा हूं, तेरे वो अंडरस्टूड है ना कि किलोमीटर में है, 2i कैप। दूसरा डिस्प्लेसमेंट S2 जो होगा वो ये है। अब इसको भी i कैप और j कैप के फॉर्म में लिखना होगा, तो आपको इसका कंपोनेंट तोड़ना होगा। एक मिनट रुक जाइए। दूसरा डिस्प्लेसमेंट S2 जो है, जो कि कितने का है? 5 किलोमीटर का, ये 37 डिग्री है। तो इसका एक कंपोनेंट जो इधर टूटेगा वो क्या टूटेगा? 5 cos 37 i कैप। धैर्य रहेगी। इसका जो कंपोनेंट इधर टूटेगा, बोलो उसके लिए क्या यूज करोगे? हाँ, आई कैप यूज करोगे ना। हाँ, और कॉस क्यों यूज हुआ है? क्योंकि थीटा की तरफ तो कॉस नहीं बोल रहे हो तुम, थीटा की तरफ तो, और थीटा से दूर तो साइन। ठीक है बाबू। और क्यों कंपोनेंट क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा है कि जब भी कोई आड़ा तिरछा वेक्टर मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा, 5 cos 37 डिग्री आई कैप। ठीक है। अच्छा, अब एक कंपोनेंट इसका नीचे भी तो टूटेगा, तेरे एक कंपोनेंट टूटेगा इधर और एक कंपोनेंट टूटेगा इधर, तब ना दोनों कंपोनेंट को जोड़ोगे तो वापस ये मिलेगा। बताइए जो कंपोनेंट नीचे टूटा है वो कितना होगा? तो 5 नहीं बोल रहे हो, साइन 37 डिग्री। हाँ, जे कैप लिख दूं मैं, ये जे कैप है, माइनस जे कैप ना होगा? नहीं समझे? अरे जे कैप कब होता है? जब ये ऊपर आता है। अब ये कहाँ आया है? तो ये माइनस जे कैप ना होगा, सब माइनस जे कैप लिखेंगे। तो ये हो गया, देखिए माइनस जे कैप। अरे कुछ तो बोलिए। आइए थोड़ा इनका हम लोग वैल्यू निकाल के देखें कितना आ रहा है। 5 तो 5 है, बोलिए। और cos 37 कितना होगा? तो उसके लिए फटाक से हम लोग वाला ट्रायंगल बना लेंगे।
जिसमें ये 3 होता था, ये 4 होता था, ये 5 होता था, ये कितना होता था? 37 होता था। बोलो जल्दी। हाँ, तो तुम बताओ cos 37 कितना होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। 37 के लिए बेस 4 ही ना है, तो बेस बाई हाइपोटेनस का मतलब 4/, तो 4/5 और क्या आई क्या? अरे बोलो बाबू, चलो लिखो, प्लस लिखो, 5 लिखो, असाइन 37 बताओ कितना होगा? 3/5 होगा ना। चलिए देखिए, मैंने लिखा 3/5 और यहाँ मैंने लिखा जेकब। लेकिन रुकिए 1 मिनट, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन सामने आके इसको क्या बना देगा? तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, सही है। चलिए अब आप बताइए मुझको जल्दी से कि 5 से 5 कट गया और 5 से 5 कट गया, तो फाइनली ये आपको आपका S2 जो है वो कितना मिला? S2 आपको कितना मिला? 4i माइनस 3j, ऐसा मिला। और आपको एक अननोन डिस्प्लेसमेंट कराना है, कौन? S3। अननोन डिस्प्लेसमेंट कराना है और आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाना चाहिए कितना? तो क्या बोला है वो? नेट डिस्प्लेसमेंट जो है 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट न है, तो हाँ, तो नेट हो जाना चाहिए 6i का। अब आप बताइए एस नेट जो होगा वो क्या होगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 ही तो होगा। तो एस नेट की जगह 6i लिखा जाए। आइए हम लोग लिखते हैं 6i। ये देखिए मैंने एस नेट की जगह लिखा 6i। S1 की जगह क्या लिखूंगा? 2i। चलिए मैंने लिखा 2i प्लस S2 की जगह क्या लिखूंगा? 4i माइनस 3j। तो 4i माइनस 3j, और मुझको निकालना क्या है? S3। थोड़ा सा बताइए तो। रोक लो भाई, रोक लो, मुझ तक मत पहुंचने देना उसको। 2i प्लस 4i मिल के कितना? 6i। और ये 6i जब इधर जाएगा तो काट डालेगा। समझ में आया क्या? और माइनस 3j इधर आके 3j बनेगा, यानी S3 जो होगा वो 3j होगा। 3j का क्या मतलब हुआ? 3 किलोमीटर। और j का क्या मतलब हुआ? नॉर्थ डायरेक्शन। 3 किलोमीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। नहीं समझ में आया? 3 किलोमीटर अलोंग क्या बताइए? नहीं है, ड्यू वर्ड भी यूज होता है। 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, 3 किलोमीटर। क्या हम लोगों ने फोटो बना के भी यही कंक्लूजन निकाला था? अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट कैसे बनाएगा? वो ऐसे बनेगा, वो सिचुएशन को एनालाइज करता है। आप समझ रहे हैं? कोई भी सिचुएशन आएगा तो उसको क्या करेगा? एनालाइज करेगा कि यार इसमें आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो आपके पास 2 तरीके हो गए। चलिए आगे बढ़े। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स u एंड v। अच्छा देखिए, एक बात आपको मैं अभी बता देता हूँ, सुनिए 1 मिनट। हम जैसे फिजिक्स का जो क्लास होता है ना, तो उसमें 2 तरीके का लोग पढ़ाता है। एक होता है कि थियरी बेस्ड होता है, माने कहीं कहीं जाओगे पढ़ने तो लोग तुमको खूब थियरी पढ़ाएगा। बात समझ रहे हो? न्यूमेरिकल्स कम होते हैं, एक आध गो न्यूमेरिकल होगा। एक जगह होगा जहाँ खाली बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल होता है ना, थियरी कम होता है। कुछ जगह होता है जहाँ थियरी भी अच्छे से होता है, न्यूमेरिकल भी होता है। मैं बाबू ये कहना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में थियरी कुछ होता ही नहीं है, कुछ थियरी नहीं होता है। हम जो कुछ भी सिर्फ पढ़ते हैं तो इसीलिए ताकि हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकें। अरे बोलो यार, हमने कंपोनेंट तोड़ना जो सीखा था वो थियरी था। अरे कंपोनेंट तोड़ना जो सीखा था वो थियरी ही ना था। हाँ थियरी था, थियरी में चीजों को सीखा जाता है। तो काहे के लिए सीखा था? ताकि हम उसका यहाँ यूज कर सकें। तो थियरीज सिर्फ इसलिए पढ़ी जाती हैं ताकि हम उनका न्यूमेरिकल में यूज कर सके। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो हमारे क्लास का आप मान के चलिए 30% समय थियरीज में जाएगा, यानी चीजों को सीखने में जाएगा कि देखो कंपोनेंट कैसे तोड़ा जाता है। 30%। 70% समय जाएगा उसको अप्लाई करने में, यानी कि न्यूमेरिकल्स में। तो अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा होगा जिसको खाली थियरी से मतलब है कि सर न्यूटन फर्स्ट लॉ बताइए और सीधे कूद के जाइए न्यूटन सेकंड लॉ बताइए, तो नहीं। न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बीच में कम से कम हम लोग 50 को क्वेश्चन करेंगे। आप समझ रहे हैं?
तो अगर ऐसा कोई होगा, ये जगह फिर उसके लिए नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सब टाइम वेस्ट हो रहा है सर, कंपोनेंट तोड़ना तो सिखाइए दिए हैं, तो काहे के लिए सब ये सब करा रहे हैं, है ना। तो ये जगह आपके लिए नहीं है। 70% समय हमारा क्वेश्चंस में ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, आप यकीन मानिए आपका थियरी क्लियर नहीं है। हाँ, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स हैं, u एंड, माने एक का मैग्नीट्यूड u होगा, दूसरे का मैग्नीट्यूड v होगा, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर u एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है? तुम अपने से बनाती है, कहीं कहीं से पूछ पूछ के बनाती है? सारा क्वेश्चन खुद से बनाती है? कसम खा के बोल रही है? ठीक है, मेरा कसम छोड़ के, लेकिन कि सर हम आपका कसम खा रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। और कोई किसी से बना हो ये क्वेश्चन? तो ये तो होम ट्यूशन वाला फीलिंग आ रहा है, हैं? लग रहा है हम एक दो आदमी को पढ़ा रहे हैं इधर, बाकी लोग ताली बजाने आया है ना, हैं? कि जब भी मौका मिलेगा ताली बजाएंगे। आप लोग इसके लिए ताली बजाना चाहेंगे? नहीं, मैं वो वाली बात नहीं बोलूंगा। बजाओ तुम लोग, जिंदगी भर तालियां बजाएगा। हाँ, कम से कम देखो, कुछ नहीं होगा तो एक चीज का प्रैक्टिस रहेगा, तो कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए आपको सोचना नहीं ना पड़ेगा। वो ट्रेन तो हमेशा चलेगा, बस तो हमेशा चलेगा। आजकल तो जहाँ टोल टैक्स लिया जा रहा है वहां भी गाड़ियां रुक रही हैं, ठीक है। तो ऐसा रहिए आप लोग, भीड़ भीड़ का हिस्सा बने रहिए। हाँ, अब आइए हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब हमको लग रहा है कि 80% लोगों को तो ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलो ठीक है, देखते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ, क्या बताइए, दो वेक्टर्स हैं u एंड v, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, u के। रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है u के। एक काम करते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ऐसा u ड्रॉ कर ले अपने से। u तो कम से कम ड्रॉ कर लें, ये u है, ठीक है। अब भी हमको ड्रॉ करना है, तो तुम बताओ भी कहां ड्रॉ किया जाएगा। और मैं लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करना चाह रहा हूं यहाँ पे। भी कहां ड्रॉ करूं मैं, भी यहां ड्रॉ करूं कि यहां ड्रॉ करूं? यहां ड्रॉ होगा, क्योंकि बाबू u और भी को जोड़ के ना रिजल्टेंट मिलने वाला है, और जिन दो लोगों को जोड़ा जाता है उनको सेम ऑर्डर में रखा जाता है। तो भी हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। भी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इधर ड्रॉ कर सकते। आई हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस, इनफाइनाइट तरीके से हम भी को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमको कोई जानकारी नहीं है तो अभी रुकते हैं थोड़ा देर। लेकिन एक बात है कि जो रिजल्टेंट है वो u के परपेंडिकुलर है, यानी रिजल्टेंट तो बाबू इसी लाइन पर कहीं होगा। तो जाहिर सी बात है भी इधर ना होगा। अब कुछ तो बोलो यार, बहुत बढ़िया। तो जो रिजल्टेंट है वो u के परपेंडिकुलर है, उसने कहा है, पढ़िए ध्यान से। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v इज परपेंडिकुलर टू u। रिजल्टेंट या तो ऐसा होगा ना तो इधर होगा, तो ठीक है हम लोग ऊपर देख लेते हैं। और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बाबू भी का आधा है। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ अगर भी होगा, सॉरी हाँ ठीक है भी होगा, तो ये होगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कितना होगा, तो v/2 होगा। नहीं समझ में आए? देखिए किया क्या है मैंने, क्वेश्चन पढ़ के बस फोटो बना लिया है। तब ना u प्लस v करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट u के परपेंडिकुलर भी होगा। और शकल से लग ही रहा है कि इससे ये छोटा है, नहीं लग रहा है, तो इसका आधा भी होगा। कुछ तो बोलो यार। अब तुमसे बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन u एंड v, आपको ना बाबू u और v के बीच का एंगल बताना है। तो चलिए हम लोग ये वाला एंगल पता करें क्या? आप बोलिए तो पता कर लें। चलिए ठीक है, अब ये वाला एंगल हम कैसे पता करें? हमको ये पता है और हमको ये पता है,
आप समझे ही नहीं। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो हम लोग बोलेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कट गया। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना? ये 30 डिग्री आ रहा है क्या? थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। हाँ, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। यू और भी के बीच का एंगल 30 डिग्री नहीं आ गया, तो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। बोलो ओम, बोलो। ओम नाम है? हाँ ओम बताओ, आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। तुम्हारे भी नाम भी ओम है? हाँ हाँ बोलो, आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। अरे तो हाँ ना कुछ बोलो यार, नो बोल रहे हो। तुम बताओ, अमृत बताएगा क्या होगा फिर। वो 150 डिग्री कह रहा है। ऐसा ये क्यों कह रहा है? क्योंकि क्योंकि बाबू सुनो, क्योंकि हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब ना देख पाते हैं जब दोनों का टेल एक जगह हो, चाहे दोनों का, यहां पर एक का हेड है और दूसरे का टेल है, तो दोनों के बीच का एंगल होगा 180 माइनस छोटा वाला एंगल। तो हम लोग लिखेंगे हियर हियर एंगल बिटवीन ए एंड बी बराबर कितना? 180 माइनस 30 का मतलब क्या? 150 डिग्री। सही है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है बहुत भारी क्वेश्चन है, 1.5 बीघा में बना, ऐसा थोड़े है। लेकिन इससे समझ में आता है कि आप कितना सोच पा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है ना। सही में आप पढ़ भी रहे हैं कि खाली बस बैठ के इधर टाइम पास कर रहे हैं, इससे ये समझ में आता है। क्या बोलते हो? ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगा टेस्ट में तो बनेगा तुमसे। जाहिर सी बात है, टेस्ट में मैं हाफ नहीं दे के बोलूंगा कि वो √2 टाइम्स कम है। जा, मैं क्या बोल दूंगा? सेम क्वेश्चन दे दूंगा, बस मैं बोल दूंगा √2 टाइम्स कम है, तो यहाँ √2 आ जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? तो एंगल में आ जाएगा 45 डिग्री। अरे आप समझ ना मैं कैसे बदलाव करने वाला हूँ। लेकिन बनेगा आपसे तभी जब आपको ये समझ में आया होगा। सही है। 50 नंबर मिनिमम आपको लाना है ना, 100 में 50 लाना है। ठीक है। और देखना तो ये भी है कि 100 में 100 किसका आता है, क्योंकि सारा क्वेश्चन डीपीपी के क्वेश्चन के बेस पे ही होगा। ठीक है। इसको दोबारा समझना है। क्यों, कौन कह रहा है कि हम सर लाके आपको दिखाएंगे 100 में 100? कितने लोग हाथ उठाएंगे? 4 आदमी बस। अरे ठीक है, ऐसा थोड़े है कि तुम हाथ आज हाथ उठाए हो, कल नहीं 100 आएगा तो वो हाथ में काट दूंगा, ऐसा थोड़े है। इससे तुम्हारा खुद को लेके कॉन्फिडेंस झलकता है। अब बाकी लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो उनका कहां से आएगा फिर। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। और फोर्स ऑफ कितना है? 30 न्यूटन है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ कितना? थीटा टू हॉरिजॉन्टल। इफ इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज 18 न्यूटन, फाइंड दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सुनिएगा बाबू, इधर देखिए, एक फोर्स है। अरे सुन तो लो रे भाई। फोर्स है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 30 न्यूटन, और वो किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। कहां है? कह रहा है कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका कौन सा कंपोनेंट है बच्चों? वर्टिकल कंपोनेंट। यानी अगर हम इसको x बोलें और इसको क्या बोलें, तो ये Fy की ना बात कर रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 18 न्यूटन है। तो आपको बताना है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, यानी Fx आपको बताना है। तो ये हुआ है आप लोगों से। हाथ उठाइएगा, कितने लोगों से हुआ है? चलिए ठीक है, 4 लोगों से हुआ है। ठीक है ठीक है, सही है। चलो, कम से कम जनाजे को कंधा देने के लिए 4 लोग तो हैं, बाकी सब तो मरे हुए हैं। है तुम लोग जिंदा है? देखो बोला भी नहीं यस। एकदम 3-4 को बोला है, वो भी ऐसा बोला है जैसा आईसीयू में है अभी, कि सर अभी तो है लेकिन आधा घंटा के बाद का ठिकाना नहीं है। क्या है यार, एगो पहले का जमाना होता था, आज से 2 साल 4 साल पहले का।
कोई बात नहीं है। देखिए, हमको ये निकालना है, दो तरीके से मैं निकाल सकता हूं। द पहला तरीका, इसकी आपको ये पता है, ये पता और एंगल पता है, तो बताइए ना एफ वाई एक्चुअली होगा कितना? तो एफ साइन थीटा कितना होगा? क्योंकि थीटा से दूर तो, अरे बोलो यार, तो एफ वाई जो होगा वो एफ साइन थीटा ही ना होगा। तो एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा एफ साइन थीटा। चलिए एफ वाई कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। एफ कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। और साइन कितना? थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 18/30। ये 18/30 कितना आ रहा है? अच्छा, ये 3/5 आ रहा है क्या? ओ माई गॉड, ये आ रहा है 3/5। तो तुम बताओ ना, साइन थीटा अगर 3/5 है तो हम ये बात बिल्कुल जानते हैं कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो ये 37 होता है। तो साइन 37 ही ना 3/5 होता है। इसका मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ थीटा कितना है? 37 डिग्री है। अब अगर हमको थीटा पता चल गया तो क्या हमसे एफ एक्स नहीं निकलेगा? तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ कॉस, अरे थीटा, तो थीटा कितना है? तो एफ कॉस 37, एफ की जगह पे 30 और कॉस 37 की जगह पे कितना? 4/5। इसे ही कट जाएगा, 6 बार में जाएगा, आई कितना हो जाएगा? 24 न्यूटन नहीं हो जाएगा? तो दिस वाज द पहला तरीका। देयर इज ऑल्सो अ दूसरा तरीका। क्या है दूसरा तरीका पता है? सुनिएगा, हेलो, इधर देखिए। कहने का मतलब है इसको और इसको जोड़ के ही ना ये मिल रहा है। अरे बोलिए ना। अच्छा है, आप यूं समझिए ना, आप यूं समझिए कि इसकी लंबाई है 18, इसकी लंबाई है 30 और आपको इसकी लंबाई बतानी है। तो अगर ये 18 है तो ये भी कितना होगा? 18। हम पाइथागोरस थ्योरम से ही बता सकते हैं। नहीं समझे ना? पाइथागोरस थ्योरम से ही बता सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब हुआ कि ये जो एफ का स्क्वायर होगा बाबू, वो एफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या? एफ वाई स्क्वायर होगा। ठीक है? हैं? ये एफ वाई जो है ये भी एफ वाई ही ना होगा। ये लेंथ और ये लेंथ बराबर ही है। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से हम डायरेक्ट चाहे तो एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? एफ स्क्वायर माइनस एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट। नहीं हो जाएगा? इसको इधर लेके जाइए और स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना लीजिए। बताइए एफ स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? 900 हो गया। माइनस एफ वाई कितना है? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 300, 300, 324। ठीक है, वेरी गुड। 324 होता है। सही है। तो अब इसमें से इसको घटाइए, कितना आ रहा है ये? कितना? 570। और 576 का जो रूट होता है वो ऑब्वियसली 24 ही आएगा क्योंकि उधर आया है। तो ऐसे भी कर सकते हो। मतलब एक्चुअली एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर जो होगा ना वो एफ का स्क्वायर होता है। बोलो ना। ऐसे भी समझे तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ये दो साइड्स हो गई और ये उसका डायगोनल हो गया। तो डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। डायगोनल का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन हम स्टिल, हाँ ठीक है, दोनों में जो तरीका आपको अच्छा लगे सही है। आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी है क्या? कहता है टू वेक्टर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस हैव अ रिजल्टेंट ऑफ कितना? 10 यूनिट। हाँ सही है। इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर देन रिजल्टेंट इज कितना? 50 यूनिट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। ये कितने लोगों से हुआ है? ओ, कितने लोग हैं जिनसे सारा हो गया था, शुरू से लेकर लास्ट तक सब हो गया था? हाँ ठीक है।
क्या हुआ? मैं कह रहा था कि कितने लोगों से सारा हो गया है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारा क्वेश्चन हो गया था? ओह, कोई नहीं है। चलो इधर देखो, टू वेक्टर्स एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ना। तो मान लो बाबू दो वेक्टर में एक वेक्टर है ए, या दूसरा वेक्टर कौन सा है, मान लो बी है। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है तो रिजल्टेंट आता है 10 यूनिट। बोलो ना। हाँ, तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि a माइनस बी जो होगा वो कितना होगा? 10 होगा। क्योंकि जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट a माइनस बी ही ना होता है। बहुत बढ़िया। वही दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है कितना? 50 यूनिट। अब मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है? कहाँ भाग गया? हाँ, कह रहा है ना कि इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे अगर वो एक्ट करेंगे तब उनका रिजल्टेंट 50 यूनिट होगा। अब इस केस में रिजल्टेंट कितना होता है? इस केस में रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, अरे यही ना होता है? हाँ, इसका मतलब हुआ कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कितना होगा? वो 50 यूनिट होगा। बोलो बाबू बोलो। हाँ ठीक है, तुमसे बोल रहा है कि ए कितना होगा और बी कितना होगा, ये बताइए। तो ठीक है ना, दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से हटाइए इसको, स्क्वायर कर लीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2500 न्यूटन। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं? 2500 हो जाएगा। अरे बोलो। चलो अब बताओ इसके बाद कैसे सॉल्व किया जाए, कितने लोगों ने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया है? हाँ बोलो। अच्छा, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे ना। ठीक है, और कोई दूसरा तरीका अप्लाई किया हो किसी ने? ठीक है, तो हमको लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम यहाँ से या तो ए की वैल्यू निकाल दें और ना तो बी की वैल्यू निकाल कर इसमें रख लें। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ से अगर देखेगा तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी प्लस 10 नहीं हो जाएगा? तो आइए हम इस वाले इक्वेशन में ए की जगह पे बी प्लस 10 रखते हैं। तो बताइए बी प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना? 2500। क्या बोलते हो बाबू? अभी इसको तोड़ा जाए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 बी। देखिए मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है, ये आपको पच गया। अब प्लस फिर कितना है? बराबर कितना? 2500। बहुत बढ़िया। अभी देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ? अरे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ है? काहे नहीं तुम लोग बोल रहा है? आखिर तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? हैं? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? 2b स्क्वायर होगा। थोड़ा के सॉल्व करेगा, हमको कुछ काम है। ए लड़का, जाओ जाओ, रन, मेरा काम खत्म हो गया। सुनो, बात ये है कि एक मिनट रुकना। तो क्या था? बाकी सब सही लिखा है। अच्छा, बस यहाँ 20 भी होना चाहिए ना, कहना चाह रहे हो? सही तो है, 20 भी हो जाएगा यहाँ। अरे है कि नहीं? और ये 2500 में से 100 गया कितना? इस 2400 को भी उधर लेके ना आएंगे, तो मिला जुला के देखिए ना, ये 2b स्क्वायर प्लस 20b माइनस कितना? 2400 बराबर कितना? 0 हो जाए। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए। सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो आप उसको ले लीजिए। 2 कॉमन लेकर फिर इधर भेज दिया जाए तो इसका कहानी खत्म हो जाएगा। तो बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस कितना? 1200 बराबर कितना? 0 होगा। अभी इसको सॉल्व करना है। तो बाबू कहने का मतलब है कि इसी को ना फैक्टराइज किया जाता है। फैक्टराइज करके हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? जोड़ घटाव करके 10 लाने की कोशिश करते हैं। बोलो जल्दी। तो अब पता नहीं तुम लोग अब उतना सोच पाते हो कि नहीं पाते हो, लेकिन 12 को तोड़ोगे तो 4 × 3 में टूटता है।
तो अगर हम इस 1200 को 40 इंटू क्या 30 में तोड़े तो 40 में से 30 घटा के 10 भी आ जाता है। देखिए आप समझे नहीं, तो ठीक है, हमको लग रहा है कि इसको तोड़ना चाहिए कैसे, 40 में और 30 में, तो बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 30b माइनस कितना 1200 बराबर कितना 0 हो जाएगा। और देखिए दो टर्म नेगेटिव दो टर्म पॉजिटिव, इसका मतलब हम सही भी हैं। ये भी एक तरीका मैंने सिखाया आपको चेक करने का कि आपने सही से तोड़ा है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो b को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ b प्लस 40 और यहाँ माइनस 30 कॉमन ले लीजिए ना, तब ना आपको मिलेगा b प्लस 40। हे भगवान, हाँ 30 इंटू 40 1200 हो जाएगा बराबर 0। अब अगर आप b को सॉरी मतलब इसमें से और इसमें से b प्लस 40 को कॉमन ले लीजिएगा तो आपको b माइनस 30 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो या तो ये 0 हो जाए या ना तो ये 0 हो जाए। तो b प्लस 40 बराबर 0 और b माइनस 30 बराबर कितना 0। यहाँ से आपको b मिलेगा माइनस 40 और यहाँ से मिलेगा 30। हम क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको इग्नोर मार देंगे। अब बोल देंगे b कुछ और नहीं कितना है 30 है। और अगर b 30 है तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में हम b की जगह पे 30 डाल दें तो हम लोग लिखेंगे इसको, अगर हम इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं 1 कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं बाई इक्वेशन नंबर। आज शनिचर है कि क्या है, अच्छा आपका टेस्ट कल ही है, अच्छा अच्छा ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस कितना है, a माइनस बोलो बाबू, a माइनस 30 बराबर 10। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, मतलब एक फोर्स होगा 40 न्यूटन का और एक फोर्स होगा तबे ना रे बाबू, तबे ना। ये अगर मान लो 40 न्यूटन है और ये कितना है, तभी ना रिजल्टेंट 10 न्यूटन आ जाएगा। जा उधर 40 इधर 30 तो रिजल्टेंट 10 नहीं आ जाएगा, और ये 40 ये 30 तो ये 50 नहीं हो जाएगा। सही है। तो हालांकि हम लोगों ने इतना सॉल्व करके बनाया तो क्या है, लेकिन आप एकदम यकीन मानिए कोई बहुत स्मार्ट स्टूडेंट होगा ना, वो इस चीज को भी एनालाइज कर लेगा। वो देखेगा दो गो फोर्स है, इधर है और एक इधर है, और रिजल्टेंट आ रहा है कितना 50 आ रहा है। ऐसा सोचेगा वो, इस तरीके से करेगा पहले, ठीक है। फिर देखेगा आप इन्हीं दोनों को पलट दिया गया है तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो बाबू ऐसा दिमाग में आता है, जैसे आप क्वेश्चंस करिएगा ना तो दिमाग में आता है कि ये अगर 5 है तो हो सकता है कहीं ये 4 हो और ये 3 हो, ऐसा होता है। क्योंकि ये 5 कब आता है, जब ये 4 होता है और ये, तो ये 50 कब आएगा, जब ये 40 होगा और ये 30 होगा। ये दिमाग में आ जाएगा। वो ट्रायंगल जो मैंने बताया ना तुमको 3 4 5 वाला है, अगर आपके दिमाग में है तो ऐसा आ सकता है। चलिए आप घबराइए नहीं, आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, ये सब ना प्रैक्टिस से आता है। आप समझ रहे हैं, तो सोच सकता है कि ये जरूर 40 होगा और ये 30 होगा, तब वो सोचेगा कि क्या पलटने पर 10 आ रहा है। सही बात है, अगर ये 40 और 30 है तो रिजल्टेंट 10 आ रहा है। सही है। बाकी आपके पास ये सब तरीके तो हैं ही। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं।